बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। मामलात इंतहाई गंभीर, इंतहाई खतरनाक, और ये जो लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी जा रही है ये 75 साल तारीख की बदतरीन लड़ाई है और इंतहाई खतरनाक और खौफनाक लड़ाई भी है। और ये लड़ाई और ये जंग अपने ही लोगों के खिलाफ अपने ही लोग लड़ रहे हैं, आपस में दस्तों गिरेबान है। और एक तरफ है 70% पाकिस्तान के अवाम जो अपना हक के रायदही वोट का हक मांग रहे हैं, जमहूरी हक मांग रहे हैं, अपना बुनियादी इंसानी हकूक मांग रहे हैं जो कि आईने पाकिस्तान ने उनको दिए हैं। आईने पाकिस्तान ने उनको इस बात की जमानत दी है, ये तमाम इंसानी हकूक जिसमें वो बोल सकते हैं, वो लिख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो जाके पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपने हकूक गस्ब करने वालों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इजहार राय की आज़ादी, राइट ऑफ स्पीच जो है वो भी राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त वो सारे के सारे हकूक गस्ब किए हुए हैं चंद लोगों ने, चंद ताकतवर लोगों ने गस्ब किए हुए हैं। और एक अब कुछ सबूत सामने आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मुसलसल मैं कह रहा हूं, लेकिन हम अपनी जुबान से उस वक्त तक नहीं कहते जब तक कोई एविडेंस ना आ जाए। मैं बता रहा था ये कौमी मफाद का मसला नहीं है, ये फौज को बुरा भला कहने का मसला नहीं है कि इसने फौज को बुरा भला कहा और इसने ये फौज का दुश्मन है। नहीं, ये नहीं है। फौज के दुश्मन, फौज को बुरा भला कहने वाले, फौज को गालियां देने वाले, फौज को धमकियां देने वाले तो सारे उन सबको तो आप सैल्यूट कर रहे हैं, सबको सुबह दोपहर शाम सैल्यूट कर रहे हैं उन सबको। तो मसला फौज का भी नहीं है, मसला फौज की इज्जत और वकार का भी नहीं है, मसला फौज के डिग्निटी का भी नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है, ये जाती मामला है, ये जाती इंतकाम का मामला है। क्योंकि अब चीजें सामने आ रही हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस चीजें का इंकशाफ किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इंकशाफ कर रहे हैं। और इसकी अगर तरदीद ना आई, अगर इसकी तरदीद ना आई DGISPR की तरफ से, तो इसका मतलब है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ये बात बताई गई और उन्होंने आगे बयान कर दी। मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि इस वक्त हो क्या रहा है। देखिए जी, बात यह है कि एक तरफ आइन के पासबान हैं, आइन की पासदारी करने वाले हैं, और आइन की पासदारी के लिए जो भी आवाज उठा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक अपोजिशन जमात है ना, उसके खिलाफ तो आप कर सकते हैं कार्रवाइयां, जो मर्जी करें, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए। लेकिन उनके साथ भी जो ब्रुटलिटी का सलूक किया जा रहा है, जो बर्बरियत की जा रही है पाकिस्तान के अवाम के साथ, वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले कभी नहीं देखी। इस वक्त जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम के साथ जो उनको कुचलने के लिए जो स्ट्रेटेजी तैयार इस वक्त अप्लाई की जा रही है, वो 4 जनरल स्ट्रेटेजी है। 4 जनरल स्ट्रेटेजी क्या है? पहली स्ट्रेटेजी जो जनरल अयूब खान ने अपने सियासी मुखालफिन के लिए और अपने सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, वो स्ट्रेटेजी इस वक्त अप्लाई की जा रही है। दूसरी स्ट्रेटेजी जनरल याहिया खान की है, वो भी इस वक्त अप्लाई की जा रही है। तीसरी स्ट्रेटेजी जनरल जियाउल हक की थी, वो भी इस वक्त अप्लाई की जा रही है। जनरल मुशर्रफ की स्ट्रेटेजी थी, वो भी अप्लाई की जा रही है। और वो सारी की सारी स्ट्रेटेजीज का बुनियादी मकसद एक ही था कि अपने सियासी मुखालफिन को कुचलना कैसे है और अपने इख्तदार को दवाम कैसे देना है। जनरल अयूब खान ने क्या किया था मैं आपको बताता हूं, फिर आगे जाके ये जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो भी आपको। जनरल अयूब खान ने क्या किया था? जनरल अयूब खान ने अपने मुखालफिन को सियासत से आउट करने के लिए, नामवर सियासी रहनुमा को आउट करने के लिए एब्डो लेके आए थे, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, ये जारी किया था, यानी नाअहल कर दिया गया। और 96 लोगों को ट्रायल किया गया और उनमें से तकरीबन 80 लोगों को 85 लोगों को फारिग कर दिया था। 85 लोगों को, 85 सियासी रहनुमाओं को, सब के सब पूरी की पूरी लॉट डिस्क्वालीफाई कर दी और खुद सदारती इलेक्शन लड़े। एक मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वो डिस्क्वालीफाई करने से बच गए थे। उस वक्त की सियासी क़यादत ने यह फैसला किया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना अयूब खान के मुकाबले में सदारती इलेक्शन लड़ेंगी। वो एक उनसे लूप होल था, वो रह गया। उनको नहीं पता था कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना को ला सकते हैं, और उनके साथ थे शेख मुजीबुर रहमान। तो वो पहली लड़ाई लड़ी गई एक डिक्टेटर की और सियासी रहनुमाओं की। ये जमहूरियत और आमरीत की पहली लड़ाई थी। और उसमें भी वोट का हक जो है, वो वोट का, इनडायरेक्ट वोट का, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट वोट का 1 मैन 1 वोट का इलेक्शन होता तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने क्लीन स्वीप करना था। इसलिए उन्होंने एक लोकल बॉडीज जो है वो एक नया तरीका इख्तियार किया, BD मेंबर्स का।
जो बेसिक डेमोक्रेसी मेंबर्स का, और इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया। इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा के फिर आगे मैनूवरिंग करके और अयूब खान साहब सदर बन गए थे। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी उस वक्त सिक्योरिटी रिस्क और उस पर भी करप्शन के इल्जाम, इंतहाई मकरूह किस्म के इल्जाम लगाए, उनकी आवाज बंद कर दी जाती थी रेडियो पाकिस्तान में। तो ये सिचुएशन हुई। और जो आज जिन्ना हाउस का चर्चा किया जा रहा है, असल ओनर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनको उनका कब्जा ही नहीं आज तक मिला। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कब्जा लेने की कोशिश की तो उन्हें कहा गया था कि इस बुढ़िया को 1-2 लाख रुपए देके फारिग कर दो। भारत ये है जनरल अयूब खान की स्ट्रेटेजी, और सबको फारिग किया। और फिर उसके बाद लेकिन कंट्रोल नहीं हासिल कर सके। 11 साल के बाद बिल आखिर इख्तिदार छोड़ना पड़ा, और वो भी और उस वक्त जब उनके पोते जो हैं वो उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे, मजाक मजाक में अयूब और आगे फिर एक जानवर का नाम ले रहे थे। जाहिर है जी वो लेके आए। तो उसके बाद जब उस घर में जब पड़ी तो तब उन्होंने रिजाइन किया था। और रिजाइन देने से पहले वो एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर याहिया खान को इख्तिदार देके गए। और याहिया खान की स्ट्रेटेजी क्या थी? याहिया खान ने फिर मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ किया, शेख मुजीब, अवामी लीग और हमारे मशरकी पाकिस्तान के भाइयों, बांग्लादेश के भाइयों के साथ जो कुछ किया, जो जुल्म किया, उसका नतीजा क्या निकला, और वो भी इस वक्त स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा रही है। नंबर 3 जो है वो जनरल जिया साहब की स्ट्रेटेजी थी। उसमें था कि कब्र एक है और बंदे 2 हैं, तो एक कब्र में एक को जाना है। और जाहिर है जिया साहब ने कहा मैं तो नहीं जा सकता, और फिर भुट्टो साहब को उसमें डाल दिया गया और इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हो चुका है। उसके बाद अगली स्ट्रेटेजी फिर ज़ियाउल हक साहब ने भी 11 साल पीपल्स पार्टी को क्रश किया, सब कुछ किया, वो सारी चीजें सामने हैं। भुट्टो को फांसी दी गई और उसके बाद जो उनको एग्जाइल में डाल दिया गया। तो 11 साल की तवील जद्दोजहद के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस आए। ये है जिया साहब की स्ट्रेटेजी। और उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब की स्ट्रेटेजी वो लेटेस्ट है। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया। अगेन या अयूब खान वाली स्ट्रेटेजी, फिर नैब इधर लेके आए मुशर्रफ साहब, वही साइकिल घूमा। और अयूब खान साहब वाली स्ट्रेटेजी मुशर्रफ साहब ने इस्तेमाल की, नैब को इस्तेमाल किया, पेट्रियट बनाए, गवर्नमेंट बनाई, मुस्लिम लीग नवाज तोड़ दी, काफ लीग बनाई, एमएमए बनाई और अपने इक़्तिदार को तूल दिया। और फिर वर्दी के अंदर 2, 4, 6 दफा जितनी दफा उनको मौका मिलता उन्होंने सदर मुंतखब होना था। लेकिन वकला तहरीक चली और इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनका क्रियाक्रम कर दिया और फिर उनको गद्दारी और बगावत के मुकदमे में आर्टिकल 6 के तहत वो वाहिद आर्मी चीफ हैं जो ट्रायल हुए और उनको सजा हुई। और वो सजा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है और इस दौरान उनका इंतकाल हुआ। ये 4 जनरल स्ट्रेटेजी जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जारी है। उसमें अच्छा तमाम 4 जनरल स्ट्रेटेजीज में कौन कौन, एक तो पॉलिटिकल अपोजिशन, दूसरा जुडिशरी पे, जुडिशरी को कंट्रोल करना था, जुडिशरी पर कब्जा ये अयूब खान ने भी किया और जनरल अयूब ने भी किया, जनरल जिया ने भी किया, जनरल जिया ने भी किया, जनरल मुशर्रफ ने भी किया। और तीसरा मीडिया के साथ भी जनरल अयूब, जनरल जिया, तमाम चारों जनरल्स ने ये मीडिया के साथ भी किया। इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है। अदलिया के खिलाफ भी अलग से काम चल रहा है। और ये 4 जनरल स्ट्रेटेजी जो है इस वक्त 4 जनरल स्ट्रेटेजी सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल कर रही है हमारी 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद। और 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का अब सरबराह कौन है, अब इससे ये पूछने की कोई बात नहीं है। ये रोज़े रोशन की तरह यह हो गया है कि 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का सरबराह इस वक्त डिफेक्टो सरबराह कौन है और इस सारी चीजों को लेकर कौन चल रहा है, ये मामला इस वक्त तक की चल रहा है। और क्या ये सारी स्ट्रेटेजी जो इस्तेमाल की जा रही है 4 जनरल स्ट्रेटेजी, क्या 4 in 1, ये सारे का सारा इतनी ज्यादा डोज दी जा रही है, क्या कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा, क्या काबू पा लिया जाएगा? तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको फायदा हो जाए, शॉर्ट टर्म में आपको फायदा हो जाए। और इस वक्त जो लोगों को बुला के कहा जा रहा है, आज चौधरी वजाहत हुसैन साहब ने भी कह दिया, क्योंकि प्रेशर ही बहुत है। क्या खवातीन अपनी जान माल आबरू, अपना माल भी बंदा कुर्बान कर देता है, जान भी कुर्बान कर देता है, लेकिन आबरू, अपने बीवी बच्चों, माओ बहनों बेटियों की इज्जत, वो कैसे महफूज किया जाए? वो इसी तरह ही किया जाता है। चौधरी शुजात साहब एक वाकया सुनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जब मुस्लिम लीग नवाज को तोड़ना मुशर्रफ साहब ने मकसूद था, तो उस वक्त इनके घर विजिट किए जाते थे, पहले प्यार मोहब्बत से, फिर इनकी टूटियां और घर के जो साजो सामान है उनका लिस्ट बनना शुरू हो गई। फिर इनको कहा गया कि आप छोड़ दें। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक 18 ग्रेड का अफसर आया और वो चौधरी शुजात साहब कहते हैं, शायद किसी किताब में भी लिखा है कि एक आए साहब और वो साहब आके उन्होंने टेबल पे अपना जूता मेरे मुंह की तरफ करके अपनी टांगे जो है वो टेबल पे रख दी और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब आपका क्या प्रोग्राम है।
تو یہاں تک یہ اس طرح کی اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ماضی میں ہو چکی ہیں، اس لیے کوئی عزت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ پچھلے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی، ریسنٹ پاسٹ میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب ایک اور کام بھی کیا گیا ہے جوڈیشری کو دبانے کے لیے، کیونکہ 23 مئی آ گئی ہے، 23 مئی کو ہی عمران خان صاحب کی حاضری رکھی گئی ہے نیب میں، 23 تاریخ کو ہی 14 مئی کا الیکشن ہے، وفاقی حکومت نظر ثانی کی درخواست دائر کر چکی ہے، وفاقی حکومت بھی آ گئی ہے، پہلے الیکشن کمیشن آیا تھا، اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو تو ڈیٹ دینے کا اختیار ہی نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، جبکہ اتنا سارا مقدمہ لڑا جا چکا، سب کچھ ہو چکا اور فیصلہ ہو چکا، اور فیصلے کے بعد اب ان کو خیال آیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج ایک بات چل رہی تھی، اور بات یہ تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ میرے علم میں بھی ہے، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف، یہ ڈی جی ایم آئی بھی رہے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ انہوں نے کام کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، ان کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے، ان کے دور میں بھی رہے۔ تو ان کو ہٹائے جانے کا ایک بہت زیادہ چرچہ ہے کہ ان کو ہٹایا گیا، ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی لے کے گئے تھے کہ جناب بشرا بی بی نے یہ کام کیا ہے، اس لیے عمران خان صاحب نے ہٹا دیا۔ اب یہ میرے علم میں بھی ہے، جنرل عاصم منیر صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح تو نہیں ہے، اور جنرل عاصم منیر صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ تو اس لیے کل عمران خان صاحب نے بھی اس کی تردید کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لہٰذا آج وزیر اعظم شہباز شریف فلور آف دا ہاؤس مین قومی اسمبلی کے اجلاس میں آفیشل فلور آف دا ہاؤس وہاں پہ تقریر کرتے ہیں، ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کل عمران خان نیازی نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پہ عمران خان نے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ وہ بشرا بی بی کا لے کے آئے تھے، کوئی شکایت لے کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا عمران خان نیازی کا بات درست نہیں ہے۔ عمران خان نیازی نے جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے اسی لیے ہٹایا تھا کہ وہ بشرا بی بی کا کوئی چیز لے کے آئے تھے، کوئی شکایت لے کے آئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات اگر تو ڈی جی آئی ایس پی آر کریں تو زبردست ہے، بہت اچھی بات ہے، ان کو کرنی چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع وہ گفتگو کرتے ہیں اور بہت زیادہ سخت گفتگو کر رہے ہیں آج کل۔ اب ان کی گفتگو آج کی جو فوج کے بارے میں ان کی ہمدردیاں ہیں، یا فوج کے بارے میں تو خیر ان کی ہمدردیاں نہیں ہیں، کور کمانڈر 9 مئی کے واقعات کو لے کے وہ جس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے، اس وقت حکمران اتحاد بھی کر رہا ہے اور 14 جماعتی حکمران اتحاد کر رہا ہے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس واقعے کو لے کے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔ 9 مئی کے معاملے کو قراردادیں منظور کروائی جا رہی ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، تو بہرحال یہ ٹھیک ہے، آپ نیریٹو بنائیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ ساری بات کس نے بتائی؟ اور پھر اگر یہ بات درست ہے، یہ مان لیا جائے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، جناب عاصم منیر صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا تھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی کے علم میں بھی یہ بات ہے، تو میرا خیال ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کہ ان کے علم میں یہ بات کب آئی اور کس نے بتائی، اور اس کا مطلب تو یہ ہوا، یہ تو سارے کا سارا شہباز شریف صاحب نے جو تیر ہیں وہ سارے موڑ دیے ہیں آرمی چیف کی طرف کہ جناب یہ تو ذاتی معاملہ چل رہا ہے، یہ کوئی ذاتی انتقام کا معاملہ چل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی انتقام کا معاملہ ہے، یہ ذاتی ایشو ہے، پرسنالٹی کلیش ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ لڑائی چل رہی ہے عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان۔ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج بات کی ہے، تو اس کی تردید آنی چاہیے، کیونکہ یہ خطرناک بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ یہ الزامات، یہ میں تو کہتا ہوں یہ سنگین الزام عائد کیا ہے آرمی چیف پہ کہ ان کو اس معاملے فلور آف دا ہاؤس ان کا ذکر کیا اور اس طریقے سے ذکر کیا، تو پھر عمران خان صاحب اگر یہ ساری بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تھیوری ہے لندن پلان والی وہ پھر درست مانی جائے گی، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سارا کچھ لندن میں پہلے سے طے شدہ ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ چیزیں ہیں، طے شدہ معاملات ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ لندن پلان کے تحت پھر جتنا بھی ظلم و ستم اس وقت تک ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ میڈیا کی چیزیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، تو میڈیا کے لوگوں کو میں کہوں گا، ہمارے دوستوں کو، کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں، اور جو کچھ اس پہ ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اس وقت، سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، تمام ٹی وی چینلز کو پتا ہے کہ اس وقت میڈیا کون چلا رہا ہے، اور آئی ایس پی آر سے ان پہ کتنا پریشر ہے، کتنا دباؤ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو بتانی چاہیے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بتانی چاہیے، ہیومن رائٹس کو بتانی چاہیے، پبلک کو بتانی چاہیے، تاکہ عوام کے سامنے کم از کم میڈیا، ہمارا میڈیا، ان کی وہ تو کلیئر ہو نا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، ہم حقائق دکھانا چاہتے ہیں، لیکن پیچھے کوئی ہمارے کھڑا ہے۔ اس لیے جناب یہ تھی اب تک کی صورتحال، اجازت دیجیے، اللہ